करोगे तो कन्याश्री नहीं मिलेगा, टीएमसी नहीं करोगे तो तुम बेटी रूपोश्री नहीं होगे, टीएमसी नहीं करोगे तो तुम्हारा लक्ष्मी भंडार नहीं मिलेगा। ये काम हम लोग नहीं करते। हम लोग अपनी बात रखते हैं इंसाफ की, हक की, सच्चाई की, और हम आप लोगों को दावत देते हैं कि अगर आपको हमारी बात सही लगे, सच के राह पर चलने की आपकी चाह हो और इंसाफ की लड़ाई में आप कांग्रेस का हाथ थाम कर मजबूती के साथ इस इलाके की खिदमत करना चाहते हैं सियासी तौर पर, तो आप सबको खुले लफ्जों में हम दावत देते हैं। बाहें फैलाए, हम आपका इस्तेमाल करने के लिए खड़े हैं। रंग परवेज आलम साहब थमाए हैं, उसके भी इसमें कुछ लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं। आनंदी के 2 माह में एक प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम में हमको पहुंचना है। वहाँ पर भी कांग्रेस के युवा साथियों का एक प्रोग्राम है जिसमें हमारे स्टेट के सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट सभी आए हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर फिर एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम होगा, उसमें भी शामिल हो। प्यार और मोहब्बत के साथ हम लोगों का इस्तेमाल किया, फूलों के हाथ से, फूलों की बारिश में आप लोग हमें नहाते हुए यहाँ तक लेके आए। मुझे कभी कभी एहसास होता है इस बात का कि मैं चुनाव जरूर हार गया, एनआरसी के नाम पर, सीए के नाम पर लोगों को डराया गया कि एनआरसी हो जाएगा तो आपको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, मोदी आ जाएगा तो बम बजाएगा। इस नाम पर भले आपको डराकर और गलाकर आपसे वोट ले लिया गया हो, कोई और जीत भी गया हो, सरकार भी ममता की बन गई हो, लेकिन हुकूमत बंगाल में ममता की हो, लेकिन आपके दिलों में मेरी मोहब्बत आज भी बरकरार है, और यही सबसे बड़ी जीत है। और इस जीत का सेहरा आप लोगों ने मेरे साथ बांधा है कि आपके दिलों में जो इज्जत, जो मोहब्बत, जो प्यार आप लोगों का है, मुझे कभी कुर्सी से कोई लगाव नहीं है। अगर मुझे कुर्सी से प्यार होता तो शायद बहुत पहले ममता बनर्जी दावत दे रही थी कि टीएमसी में आ जाओ, और पिछले 12 साल में तकरीबन 10 से 12 बार उन्होंने मुझे टीएमसी में शामिल होने की दावत दी, लेकिन हमेशा मंत्री की कुर्सी दी गई, एमपी की बात की गई, पार्टी में अच्छे ओहदे की बात की गई, कहीं मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाने की बात कही गई, बहुत सारा ओहदा देने की बात हुई, लेकिन हमेशा मैंने कुर्सी को ठोकर मारा और हमेशा आवाम को दिया कि मैं आवाम के बीच में रहकर आवाम की जरूरतों को लेकर सरकार के सामने फरियाद लगाना मुझे मंजूर है, न कि सरकार के फेंके हुए कुर्सी पर बैठकर उसकी गुलामी करना। मैं गुलामी करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद विक्टर को टीएमसी में होना चाहिए, टीएमसी में रहता तो आज मंत्री होता, टीएमसी में होता तो शायद आज एमपी होता। तो जो लोग ये सोचते हैं, बहुत लोगों ने मुझे सलाह भी दी कि टीएमसी में चले आओ, क्योंकि मुझे अफसोस होता है कि उनके पास सियासी नजर नहीं है, दूरंदेशी की कमी है। अगर वो लोग आज यहाँ पर होते तो मैं उनसे कहता कि यहाँ आओ और आकर देखो कि भले मैं टीएमसी में नहीं गया, मंत्री नहीं बना, एमपी नहीं बना, हुकूमत सरकार में तुम्हारी है, लेकिन दिलों पे हुकूमत विक्टर की है। और ये जो मोहब्बत, ये जो प्यार है, ये किसी भी सरकार
में रहकर, कोई मंत्री के कुर्सी पर बैठकर, एमपी बनकर भी ये कमाया नहीं जा सकता जो इज्जत आप लोगों ने मुझे दी है। और मैं हमेशा इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि नौजवान साथी मेरे, छोटे भाई बड़े भाई के तौर पर नौजवानों का जो जोश उभर के आता है, जिस तरह से आप लोग एक आवाज में हजारों की भीड़ निकल के आती है, जिस तरह उसका एक नमूना हम लोग को देखने को मिला कि 20 तारीख को हमारे प्रदेश कांग्रेस के सभापति अधीर रंजन चौधरी के लीडरशिप में मगरबी बंगाल में सागर से पहाड़ तक का जो यात्रा निकाला गया, राहुल गांधी के लीडरशिप में जो यात्रा चल रही है, जो आज कश्मीर पहुंची, 3570 किलोमीटर का सफर तय करते हुए एक ही नारे के साथ कि भारत जोड़ो का नारा देते हुए वो चल रहे हैं। और ये भारत जोड़ो का नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज मुल्क में जो नफरत की सियासत चल रही है, बंटवारे की सियासत चल रही है, हिंदू मुसलमान की बात होती है, मस्जिद मंदिर की बात होती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होती है, जात पात की बात होती है, भाषा की बात होती है, जिससे हमें बांटा जा सके वो हर बात होती है, लेकिन जिससे हमारी तरक्की हो, हमारी पढ़ाई की बात नहीं होती है, हमारी नौकरी की बात नहीं होती है, हमारे अच्छे सड़कों की बात नहीं होती है, हमारे लिए अच्छा सेहत का इंतजाम हो उसकी बात नहीं होती है, हमारे यहाँ के किसानों को उसका मुआवजा कैसे मिलेगा उसकी बात नहीं होती है, हक की बात नहीं होती है, इंसाफ की बात नहीं होती है। लेकिन बात क्या होगा? हिंदू और मुसलमान का, मंदिर और मस्जिद का, ताकि हमारे बीच में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बंटवारा किया जाए और हम लोग आपस में लड़ते रहें और हमारी लड़ाई का फायदा मोदी सरकार में बैठी हुई के लोग उसका फायदा उठाएं और देश को धीरे धीरे बेच दिया जाए। आज अगर आप लोग इस बात को गौर से देखें तो हमारे देश में आपका जो संपत्ति है, यानी कि आवाम का जो संपत्ति है, आज आवाम की संपत्ति में रेलवे, इंडियन रेलवे पब्लिक की संपत्ति, बैंक ऑफ इंडिया देश के जनता की संपत्ति, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनता का संपत्ति। आज ये जो जनता की संपत्ति है, ये सारी संपत्तियों को बेच दिया जा रहा है प्राइवेट कंपनियों के हाथ में। अदानी अंबानी जैसे लोग इसको खरीद रहे हैं। आज आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारा बैंक जो है वो मर्ज कर दिया जा रहा है किसी एक बैंक के साथ। 5-6 बैंकों को बंद करके एक बैंक कर दिया जा रहा है। आपका पीएनबी कानकी में है पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक भी मर्ज हो रहा है। तो गरीब आदमी अपना मेहनत का खून पसीना का पैसा कमा के बैंक में रखता है। अब बैंक ही अगर बंद हो जाए तो बैंक में आपका अगर 10 लाख रुपया हो या 10 करोड़ रुपया हो, आरबीआई का कहना है कि हम सिर्फ 1 लाख का गारंटी देंगे। आपके 10 लाख रुपया अगर बैंक में है और बैंक अगर बंद हो जाता है, सरकार उस बैंक को दूसरे बैंक को दे देती है या बैंक बंद कर दिया जाता है, तो आपका 10 लाख रुपया हो या 50 लाख रुपया, उससे सरकार को या बैंक को कोई मतलब नहीं। बैंक सिर्फ आपको हर्जाने के रूप में सिर्फ 1 लाख रुपया, तो आपका बाकी पैसा कहाँ गया? आपका बाकी पैसे का जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है कि हम सिर्फ 1 लाख की जिम्मेदारी लेंगे। यानी कि आपका जो पैसा है, हिंदुस्तान के गरीब किसान मजदूर का पैसा, नौजवानों का पैसा, माँ बहनों का पैसा, मेहनत कश लोगों का पैसा, नौकरी करने वालों का पैसा, बिजनेस करने वाले लोगों का पैसा, तो करोड़ों लोगों का करोड़ों अरबों रुपया जमा है और सारा पैसा सरकार हड़प जाएगी। सारा पैसा पूंजीवादी लोग जो बैंक को खरीद रहे हैं वो हड़प जाएंगे और आपको उसके बदले में सिर्फ दिया जाएगा 1 लाख। तो ये किस तरह की साजिश है कि करीब किसानों को लूट लो, मजदूरों को लूट लो, सबको लूट लो। इसके खिलाफ ये लड़ाई हमारे देश में आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो पूरे देश को बांटा जा रहा है, उससे बचने के लिए, उससे लड़ने के लिए एक ही पार्टी है जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी के लीडरशिप में भारत जोड़ो का यात्रा निकाले हुए पूरे हिंदुस्तान को जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। आज राहुल गांधी का यात्रा जिस राज्य से भी गुजर रहा है, रास्ते से गुजर रहा है, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पढ़े लिखे बेकार नौजवान, किसान मजदूर, माँ बहन, हर कोई उसमें शामिल हो रहा है। बुद्धिजीवी, साइंटिस्ट, हर कोई उसमें शामिल हो रहा है।
क्यों? क्योंकि सारा देश अब इस बात को समझ रहा है कि धर्म की राजनीति करके नरेंद्र मोदी अपना उंगली सीधा कर सकते हैं और नफरत की राजनीति में रोटी सेक कर बीजेपी अपनी सरकार चला रही है, लेकिन इससे न देश का भला हो रहा है न आवाम का भला हो रहा है। क्योंकि हम लोगों को इस सबके जेब में 15 लाख रुपया आएगा। क्या रुपया आया? किसी के जेब में नहीं आया। अच्छे दिन आएंगे, आतंकवाद खत्म होगा, नोटबंदी होगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ये कहा गया था, ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना अच्छे दिन आए, ना 15 लाख रुपया आया, बल्कि नोटबंदी होने से हमारे देश का हर वो छोटा छोटा किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी बर्बाद हो गया। जीएसटी की मार से आज पूरे देश में तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा छोटा व्यापारी, वो छोटा व्यापारी का व्यापार खत्म हो गया, उसको बेरोजगार कर दिया गया। 2 करोड़ नौकरी देने की बात की गई थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, बल्कि देखा यह जा रहा है कि मोदी सरकार के इसमें हर दिन हमारे देश का 50,000 लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है। हर दिन 50,000 लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं। अगर इसका मिसाल चाहिए तो आप अपने गांव में आसपास में देखिए कि कल तक जो लोग आपके यहाँ से गांव से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाते थे, अलग अलग राज्य में जाके रोजी रोटी कमाते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, आज अगर आप पूछिएगा तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे फैक्ट्री में काम नहीं है, फैक्ट्री बंद हो गया है। कुछ लोग बोलेगा आप वहां जाने से हम लोग को काम नहीं मिलता है क्योंकि मजदूर कम कर दिया जा रहा है। तो आज हमारे गांव से बाहर जाकर जो काम करते थे उसकी भी तादाद कम होती जा रही है, उनको घर में बैठना पड़ रहा है, रोजगार नहीं है। तो ये जो हालत पैदा किया जा रहा है इसके खिलाफ है। आज ममता बनर्जी की हुकूमत में हम लोगों से जो वादा किया गया था, हम लोगों को एनआरसी के नाम पर डरा के तमाम मुसलमानों को एक झोली में लाके जमा कर दिया गया और हम लोग डर के मारे ममता बनर्जी को वोट दे दिए। जिस तरह हमारे गांव में माँ बहन अपने आंचल में अगर उसके पास 10 रुपया हो तो देखिएगा एक कोना में बांध के रखती है, आंचल का कोना में रुपया बांधती है ना हमारी माँ बहन गाँव में। तो ये जिस तरह वो आंचल के एक कोना में रुपया बांध के रखती है हिफाजत से, उसी तरह ममता बनर्जी अपने आंचल के एक कोना में तमाम बंगाल के मुसलमानों को बांध के रखी हुई है। ये मुसलमान जाएगा कहाँ? उधर मोदी का डर, इधर एनआरसी का डर, दोनों से डर के मुसलमान जाएगा कहाँ? मुसलमान को मेरे झोली में रहना होगा, मेरे आंचल से बंधे में रहना होगा। इसलिए उसको मुसलमानों को सिर्फ वादा करो और निभाने की कोई जरूरत नहीं। एक भी वादा आप याद करके देखिए जो ममता बनर्जी ने किया हो, जो मुसलमानों के नाम पर वो वोट मांगी थी, मुसलमानों के लिए की। ममता बनर्जी ने कहा था कि आलिया यूनिवर्सिटी, जो कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में आप लोग सबको जानते होंगे, इस इलाके के बहुत सारे नौजवान वहां पढ़ने भी जाते हैं। आलिया यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच उत्तर बंगाल में बनाया जाएगा जिसमें मुसलमान बच्चों को दीनी तालीम, अरबिक तालीम के साथ साथ आलिम फाजिल कामिल की डिग्रियां मिलेगी। वहां से वो आगे की पढ़ाई वकालत भी कर सकते हैं, उसमें बीएससी भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। ऐसा कुछ भी हुआ? ममता बनर्जी ने कहा था कि हम 10,000 मदरसों को सरकारी मदरसे का दर्जा देंगे। इस इलाके में एक भी मदरसा दिखा सकते हैं पिछले 12 साल में कि ममता बनर्जी की हुकूमत में पूरे मगरबी बंगाल में एक भी मदरसा को सरकारी मदरसा का दर्जा मिला हो? एक भी मदरसा नहीं। ममता बनर्जी ने कहा था कि हर साल हम 10 लाख नौजवानों को बंगाल में रोजगार देंगे। क्या हमारे सुरजापुर का एक नौजवान बोल सकता है कि ममता बनर्जी ने जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक हमको नौकरी मिली है? एक भी नौजवान बता सकते हैं? नहीं बता पाए। यहाँ तक कि क्या हुआ कि हमारे मगरबी बंगाल में जो सरकारी नौकरी पाने का जो कानून था, जो तरीका था, उसमें भी इतना घोटाला कर दिया गया कि अब सरकारी नौकरी भी बिकना शुरू हो गई। प्राइमरी स्कूल का रेट अलग, हाई स्कूल का रेट अलग, डी ग्रुप का रेट अलग, हर और नौकरी बेच के तृणमूल के कुछ लोग पैसा बटोरने का काम करना शुरू कर दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे इलाके के नौजवान अपनी जमीन, अपना सामान बिगाड़ के 10 लाख 12 लाख रुपया दिए कि हमको प्राइमरी स्कूल का मास्टर का नौकरी मिलेगा, कोई हाई स्कूल का मास्टर का नौकरी मिलेगा, कोई डी ग्रुप में नौकरी करने के लिए।
नतीजा ये हुआ कि लाखों रुपया हम लोगों ने दिया नौकरी पाने के लिए। कुछ लोगों को नौकरी मिली, कुछ को नौकरी नहीं मिली, और अब जिनको नौकरी मिली है उनका नौकरी हाईकोर्ट खारिज कर रहा है। अब सारी नौकरियां खारिज हो रही है। अभी कुछ दिन पहले 952 लोगों की नौकरी चली गई, आप लोगों ने देखा। उसी नौकरी में हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग बार बार कहते हैं दीदी मोदी एक है, ममता और मोदी एक है, बीजेपी तृणमूल एक है, ये जो हम लोग कहते हैं उसका एक सबूत मिला कि चोपड़ा के एमएलए हमीदुल साहब की बेटी का नौकरी हाईकोर्ट के कहने पर वो नौकरी खारिज हो गई। और उसी के साथ हमारे चकुलिया विधानसभा के बीजेपी के उम्मीदवार असीम मिर्जा के भाई का भी नौकरी खारिज हो गई। तो बताइए, टीएमसी की हुकूमत है, सरकार में ममता बनर्जी है, तो उसमें अगर हमीदुल साहब की बेटी का नौकरी होता है तो ये समझ में आता है कि हमीदुल साहब टीएमसी का एमएलए है। टीएमसी का एमएलए की बेटी का नौकरी वो गैर कानूनी तरीके से कर दिया गया। लेकिन बीजेपी का उम्मीदवार हमीदुल मिर्जा का भाई का भी नौकरी उसी गैर कानूनी तरीके से होता है ममता के राज में। तो ये क्या बात को साबित करता है कि बीजेपी और तृणमूल दोनों मिलकर गैर कानूनी तरीके से नौकरी खरीदना, बेचना और पाना सारे चीजों में जुड़ा हुआ है। और एक तरफ ममता बनर्जी कहती है कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। अगर आप बीजेपी के खिलाफ हैं तो बीजेपी के भाई को नौकरी कैसे मिलता है? ये सवाल नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि मौजूदा हालात में मगरबी बंगाल में जिस तरह की दुर्नीति पूरे पंचायत में की, आपके सुरजापुर में जिस तरह का माहौल बना दिया गया कि आपका पंचायत में आपके यहाँ का रास्ते का, सड़क का मिट्टी चोरी कर लिया गया, आपका ईदगाह का मिट्टी, आपका कब्रिस्तान का मिट्टी, आपके शमशान घाट का मिट्टी, आपके यहाँ का इंदिरा आवास, आपका ग्वाली घर, ऐसा कोई चीज नहीं है जो इन लोगों ने नहीं चोरी किया। आपसे अगर पूछें तो हर जगह, हर गांव में हर आदमी ये कहेगा कि हाँ, हमारा इंदिरा आवास में पैसा देके हमको इंदिरा आवास में नाम चढ़ाया गया, उसके बाद इंदिरा आवास मिला तो फिर 20,000 रुपया लिया, कोई 30,000 रुपया लिया। उसमें भी बहुत लोग कहता है कि मोर नाम लक्ष्य काट दिए, पैसा लेके नाम नहीं है। ये जो माहौल बनाया जा रहा है ना, इसके खिलाफ लड़ाई करने की जरूरत है। अगर आप लोग इंसाफ चाहते हैं, सच के साथ चलना चाहते हैं, तो सच के राह पर आपको भी चलने की जरूरत है। क्या मिलेगा वो सोच के सिर्फ राजनीति में आइएगा कि कौन पार्टी हमको क्या देगा, तो कोई पार्टी आपको खाना पका के नहीं देगा, सिर्फ कानून व्यवस्था बना के देगा जिसके तहत आपके घर में खाना भी पकेगा, आपके बच्चों को तालीम भी मिलेगी, आपको रोजगार भी मिलेगा, आपके सेहत का भी इंतजाम रहेगा, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उसका रास्ता भी तैयार किया। आज टीएमसी के लोग क्या कहेंगे, सुरजापुर में 100-150 आदमी ज्वाइन कर दिया तो तृणमूल का क्या जाएगा? फिर सब अपना ही पार्टी का ज्वाइनिंग कराता है। हम लोग तो भाई नाम ले लेके बुला के बोलते हैं कि कौन ज्वाइन किया। टीएमसी के जो कैंडिडेट थे साकिब साहब वो ज्वाइन किए, टीएमसी का लोग प्रेसिडेंट ज्वाइन किए, तो ये तो हम लोग बता रहे हैं। लेकिन टीएमसी वाले के ज्वाइनिंग में किसी का नाम नहीं आएगा। बोलेगा कि सब ला फॉरवर्ड ब्लॉक चले आसलो, सब कांग्रेस वाले आ गए। सब में कौन है? उन साहब का भी तो नाम बोलो। किसी का नाम नहीं बता पाते क्योंकि उनके साथ कोई जाता नहीं। हम लोग किसी को डरा के धमका के नहीं लाते हैं। जिस तरह टीएमसी वाले कहेंगे अगर टीएमसी पार्टी नहीं करोगे तो तुम्हारा इंदिरा आवास कट जाएगा, टीएमसी नहीं करोगे तो कन्याश्री नहीं मिलेगा, टीएमसी नहीं करोगे तो तुम बेटी रूपोश्री नहीं होगे, टीएमसी नहीं करोगे तो तुम्हारा लक्ष्मी भंडार नहीं मिलेगा। ये काम हम लोग नहीं करते। हम लोग अपनी बात रखते हैं इंसाफ की, हक की, सच्चाई की, और हम आप लोगों को दावत देते हैं कि अगर आपको हमारी बात सही लगे, सच के राह पर चलने की आपकी चाह हो और इंसाफ की लड़ाई में आप कांग्रेस का हाथ थाम कर मजबूती के साथ इस इलाके की खिदमत करना चाहते हैं सियासी तौर पर, तो आप सबको खुले लफ्जों में हम दावत देते हैं। बाहें फैलाए, हम आपका इस्तेमाल करने के लिए खड़े हैं।
और आप लोग अपनी मर्जी से आते हैं। आज जो हर जगह आप लोग देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, सारे लोग अपनी मर्जी से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तृणमूल के खिलाफ, तृणमूल के दुर्नीति के खिलाफ, उनके चोरों के खिलाफ लोग बदजन होके, बेजार होके आज कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। इसलिए हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग जो लोग कांग्रेस में शामिल हुए उसका सबका हम इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमारी लीडरशिप पर भरोसा रखा है। और ये कहेंगे कि आप लोगों को जो ये कहेगा कि लक्ष्मी भंडार दे रही है दीदी, फ्री का राशन आपको मिल रहा है, कन्याश्री, रूपोश्री, ये श्री वो श्री, ये सब ममता बनर्जी अपने बाप के घर से नहीं देती। ये सब आवाम का पैसा है, आपका पैसा है जो सरकार आपको ही लौटा रही है, आप पर कोई एहसान नहीं कर रही। और इसके बदले में सरकार आपको चारों तरफ से लूट रही है। तो कैसे लूटता है वो अभी हमको, क्योंकि करंदी ही जाना है, वहां पर भी प्रोग्राम है, हम निकल जाएंगे। मुस्तफा साहब आ गए, मुस्तफा साहब आ गए हैं। आगे की एक कलवा चोर नाम का चोर बहुत मशहूर है। कलवा चोर नाम का एक चोर काफी मशहूर है। उसकी फितरत है चोरी करनी। एक दिन चकुलिया बस स्टैंड में एक बस आके रुकी, बस से पैसेंजर उतरने लगे। कलवा चोर एक पैसेंजर के पास गया और उसके जेब से 5,000 रुपया निकाल लिया। उसके बाद वो सामने वाली चाय की दुकान में जाके बैठ के चाय और बिस्किट खाने लगा। जब उस आदमी को एहसास हुआ कि मेरे जेब से सारा पैसा गायब हो गया है, तो वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा कि मेरे पास 5,000 रुपया था, मेरा सारा पैसा चोरी हो गया, मेरा बेटा का दवा लेना था, घर का सामान लेना था, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो सारे लोग खड़े होकर उसकी बात सुन रहे थे। और कलवा चोर वो चाय की दुकान से वो भी उसको देख रहा कि आया, आकर उस आदमी को पूछा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो फिर रोते हुए बोला कि मेरा जेब में 5,000 रुपया था, सारा पैसा चोरी हो गया, मेरा बच्चा के लिए दवा लेना था, घर का सामान चाहिए था, जरूरत का सारा सामान लेके आपको घर जाना है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो कलवा चोर बोला ठीक है, रो मत, हम हैं, और उसको 500 रुपया निकाल के देता है, ये लो 500 रुपया। तो उस आदमी को लगा कि कलवा चोर तो बहुत अच्छा आदमी, आतला लोग लिखी कानू कोई मोर कुछ नहीं करे दिले, और इधर लोग 500 टका दिले, 500 रुपया दिया और उसको फिर वो दुआ भी दिया और घर चला गया। वही हाल है जो कलवा चोर है, वो कलवा चोर असल में ममता बनर्जी, वो आप लोगों का ही पैसा चोरी कर रही है और आप ही को 500 रुपया दे के फिर आपका वोट लेके चली जाती है। आप कहते हैं कदे बढ़िया 500 टका लक्ष्मी भंडार दिले, मुख फ्री राशन दिले, लेकिन आपको लूटता कैसे है कि आपका घर में जो बिजली का बल्ब जलता है ना, ये बिजली का बल्ब अगर आप ध्यान दें, आज से 4 साल 5 साल पहले, 6 साल पहले तो आपका बिजली का बिल आता था कितना? एक बल्ब और एक पंखा अगर चलता था तो महीना का 120 रुपया 130 रुपया बिल होता, और आज एक बल्ब और एक पंखा ही आपका है, आज आपका बिल 800 से 900 रुपया आता है, 1200 रुपया आता है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिजली का बिल अगर कोई लेता है तो ममता बनर्जी का सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार होता है। तो आपका बिजली का नाम से पैसा लिया। आप लोग किसान हैं, आपका सार का दाम पहले कितना था? जो 1000 रुपया था आज 4500 रुपया पार हो गया। आपका बीज का दाम कितना था? आज उसका दाम कितना हो गया? आप जो खाने का तेल इस्तेमाल करते हैं, सरसों तेल, पहले 70 रुपया लीटर था, आज वो 200 रुपया लीटर हो गया। आपका दवा का दाम बढ़ गया, हर एक चीज का दाम बढ़ गया। पहले 500 रुपया लेके हाट जाते थे तो झोला भर जाता था, जेब में कुछ पैसा बच जाता था, और आज 500 रुपया लेके जाइएगा, झोला आधा भी नहीं भरेगा, आपका जेब भी खाली हो जाएगा। तो महंगाई चारों तरफ से बढ़ गई।
हर तरह से आपको लूटा जा रहा है और बदले में आपको लक्ष्मी भंडार में 500 रुपया पकड़ा दिया गया, राशन के नाम पर आपको राशन दे दिया। जो राशन सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना आपको घर दिल्ली सरकार से आता है, और यहाँ पर ये लोग बोलाया कि दीदी दे रहा है दिल्ली से प्रधानमंत्री आवास योजना। ये जो लूटने का कारोबार खोल के रखा है, इसके खिलाफ लड़ाई। अगर आप लोग चाहते हैं कि सच और इंसाफ की लड़ाई हो, आने वाले पंचायत में आज जो लोग यहाँ पर कांग्रेस में शामिल हुए, आप सभी लोगों से मेरा अपील है, सुरजापुर 2 के तमाम लोगों से यहाँ पर जो मौजूद हैं, कि आप लोग आने वाले वक्त में तृणमूल के दुर्नीति के खिलाफ एकजुट होकर एक इरादा के साथ कांग्रेस के साथ जुड़कर हर बूथ में कांग्रेस को मजबूत करते हुए तृणमूल के खिलाफ जो हमारी ये लड़ाई है, दुर्नीति के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, इस लड़ाई में कांग्रेस का हाथ मजबूत करते हुए पंचायत में हम लोगों को ये साबित करना होगा कि हम लोग सुरजापुर 2 पंचायत दखल भी लेंगे और प्रधान भी बनाएंगे, और इसी के साथ हमारी आगे की लड़ाई आगे बढ़ेगी। यही कहकर आप सबका मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।